चलो शुरू किया जाए। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। अपने में काफ़ी अच्छी यूनिट है और मैं आपको खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोल देता। जैसे देखिए, कोई भी, मान लीजिए प्रणवी जी, कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R से बनता है प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन के बारे में वैज्ञानिक तीन चीज जानने के लिए शुरुआती दौर में इंटरेस्टेड था। सबसे पहली चीज तो साइंटिस्ट जानना चाहता है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं। क्या जानना चाहता है? होगी कि नहीं। अब रिएक्शन होगी कि नहीं, इस बात का इंफॉर्मेशन कौन देता है? इस बात का इंफॉर्मेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स नाम के उस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अगर गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो लेस देन 0 हो, यानी कि वैल्यू नेगेटिव हो, तो रिएक्शन क्या हो जाती है सरकारों? यानी कि जरीन जी वो रिएक्शन होगा, हाँ या ना? अगर, और होगा मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब प्राकृतिक रूप से, अपने आप पे, नैसर्गिक प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरल प्रोसेस। अगर तुम उसमें कोई छेड़छाड़ ना करो तो वो होगा। जैसे अगर डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए तो यही रिएक्शन क्या हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात की जानकारी कौन देता है? सरकार। हमारा हाँ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स नाम की यूनिट में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो पहला इंटरेस्ट वैज्ञानिक का किस बात में था? कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं। जब उसको ये बात पता लग गई कि नहीं होगी, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब वो कोशिश करेगा कि कैसे होगी। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, वो उस पर फोकस करेगा। और अगर ये पता लग गया कि रिएक्शन होगी, तो अब अगला टास्क है कि कितनी होगी। कितनी होगी का मतलब समझते हो? दूसरा टारगेट था कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जानना। क्या जानना? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मेरे प्यारे सरकार, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? कितनी होगी? जैसे 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, या साहब हमारे 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, या 30% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, या 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। वैसे 100% रिएक्टेंट कभी भी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है? तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वैज्ञानिक जब जानना चाहता था, तो इसके लिए उसने क्या पढ़ा? यहां रिएक्शन होगी कि नहीं, इसके लिए उसने क्या पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए उसने क्या पढ़ा? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा? आपको याद होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरे प्यारे सरकार आप पढ़ते थे 3 केसेस। कितने केसेस? अगर k की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 3 से क्या हो? बड़ी, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्या पढ़ते थे? रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पढ़ते थे। अगर k की वैल्यू छोटी हो बाबूजी 10 की पावर -3 से, तो आप कहते थे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नॉट स्टार्टेड। क्या बोलते थे? रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नॉट स्टार्टेड। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बोलो। आपको इसको हमने कहाँ पढ़ा रखा है? 11वीं क्लास में। तीसरा केस भैया हमारे पढ़ते थे, अगर k की वैल्यू 10 की पावर -3 से बड़ी हो लेकिन 10 की पावर 3 से छोटी हो, तो रिएक्शन इज इन मॉडरेट कंडीशन। ना तो मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्शन पूरी हो गई है, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक स्थिति होती है जो पूरी होने के और बिल्कुल भी ना होने के बीच की स्थिति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द मॉडरेट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। बोलो हाँ। तो ये दो बातें, रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में साइंटिस्ट वांट्स टू नो अबाउट 3 थिंग्स, कि रिएक्शन विल हैपन और नॉट। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन thermodynamics. Second thing is what?
कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना होगा रिएक्शन, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन केमिकल. The third point the scientist wants to know about any chemical reaction is what, कि रिएक्शन होगी पता लग गया, कितनी होगी पता लग गया. अब अगला सवाल पैदा हुआ, किस रेट से होगी. क्या पैदा हो गया, किस रेट से होगी. पक्का ना. तो इस बारे में जब हम कहा जानते हैं कि रिएक्शन किस रेट से होगी, इसको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में. कहां पढ़ते हैं, आज की यूनिट का नाम हमारे क्या है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेस क्लियर होगा कि दिस यूनिट हमको किसके बारे में जानकारी देगा कि कोई रिएक्शन किस रेट से होगी. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. पक्का, कितना परसेंट पक्का. रेट मतलब समझते हो, रेट का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन. फिजिक्स पढ़ते हो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट. जहां भी रेट आता है तो अपने जीवन में जरा एज्यूम करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt is called acceleration. देखो यहाँ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जब तुम पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है. अभी आप 12वीं के फिजिक्स में आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो जरा देखो रेट आ गया यानी नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया कि नहीं आ गया. जब भी कोई चीज समय के साथ बदलता है तो उसके लिए साइंस में एक लैंग्वेज यूज होता है. दैट लैंग्वेज इज नोन एज रेट. इज दैट क्लियर. रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो कि गुप्ते जी पे 2 करोड़ रुपया है, आई जमा करने मेरे पास कि सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. यानी इनको मालूम हो, ये मालूम करना चाहती हैं कि समय के साथ मेरे पैसे पे क्या इंटरेस्ट दोगे आप. तो रेट टर्मिनोलॉजी पूरी दुनिया में जहां भी कहीं आएगी उसके पीछे का एक ही एक आधारभूत कॉन्सेप्ट है. द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज व्हाट, दैट इट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इज दैट क्लियर. ठीक है. तो सरकार अब हम आगे लिखना शुरू करेंगे. तो लिखिएगा, लिख दीजिएगा R gives P, R gives P. लिखिएगा in या about any chemical reaction, scientist wants to know about 3 things. About any chemical reaction, scientist wants to know about 3 things. About any chemical reaction, scientist wants to know about 3 things. Number 1, reaction will happen or not. पहला पॉइंट क्या है सरकार, reaction will happen or not. ठीक है, लिखिएगा, this information is provided in thermodynamics. This information is provided in thermodynamics. और वो इंफॉर्मेशन क्या है सरकार, चेंज इन गिब्स एनर्जी. तो ऐसे लिख दीजिएगा, देखिए, इफ डेल जी इज लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस यानी रिएक्शन अपने आप होगी. पॉइंट नंबर 2 इसी में, इफ डेल जी इज ग्रेटर देन 0, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब आरुषि वो अपने आप नहीं होगी. बोलो पूर्वा, क्लियर है ये बात. ठीक है, पहला बात हमने जान लिया. पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. दूसरी बात क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन है जिसके बारे में ये पता लग गया है कि होगी कि नहीं, अब वो जानना चाहता है उसके एक्सटेंट के बारे में. पार्थ बाबू, तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. तो लिखिएगा,
information about the extent of reaction, information about the extent of reaction information about the extent of reaction is provided information about the extent of reaction is provided in chemical equilibrium. कोई रिएक्शन कितना होगा इस बात की जानकारी कहां दिया जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्लास टीचिंग हो चुकी है, लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा कि अगर के की वैल्यू 1000 से ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अगर k की वैल्यू 10⁻³ से छोटा हो इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नॉट स्टार्टेड। इज दैट क्लियर? अगर k की वैल्यू इन बिटवीन हो यानी 10⁻³ से क्या हो? बड़ा, और जरीन बेटा 10⁻³ से क्या हो? छोटा, तो बीच की स्थिति होगी। ना तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं हुई है और ना ही हम ये कह सकते हैं पूरी हो गई है, तो लिख देना रिएक्शन इज इन मॉडरेट कंडीशन। क्यों सही? क्या लिख दोगी? कुछ नहीं लिखोगी? अच्छा, रिएक्शन इज इन मॉडरेट कंडीशन। अब जब अवनीश भाई ये पता लग गया कि रिएक्शन होगी कि नहीं, दूसरी बात पता लग गई कि कितनी होगी, अब तीसरा बात वैज्ञानिक क्या जानना चाहता है? द रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट लिख देना, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? दिस इज द थर्ड पॉइंट। अनादि लिखना, information about the rate of reaction is provided in chemical kinetics, जो हमें पढ़ना है। information about rate of reaction is provided in chemical kinetics. information about rate of reaction is provided in केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पक्का ठीक है? ठीक है, तो अब आप सबसे पहले लिखिएगा एक बात। पूछो क्या? बताता हूं क्या। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें केमिकल काइनेटिक्स की, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पेन का कलर चेंज कर दीजिएगा और लिखिएगा, it is the branch of physical chemistry। क्या लिखेंगे? it is the धैर्य के साथ branch of physical chemistry it is the branch of physical chemistry which deals with the number one, which deals with the rate of reaction, जिसका मतलब किससे होता है? rate of reaction से। और ये किससे डील करता है? intermediate formed before the completion of reaction। intermediate formed before the completion of reaction। सबसे पहले किससे डील करता है? रेट से। नंबर 2,
ठीक प्रोडक्ट बनने के पहले जो इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं इनके बारे में भी जानकारी देगा। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ते थे तो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते थे? स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ या ना? पक्का ना? तो ये सब बातें यही पता लगती हैं, केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट है वो, कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां हम किससे किससे डील करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन से। नंबर 2, इंटरमीडिएट फॉर्म बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट से ठीक पहले की जो स्थिति होती है वही क्या है हमारा? इंटरमीडिएट। तीसरी बात हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द, क्या बोला? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। उन फैक्टर्स के भी बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती हैं। जैसे कि चौधरी जी बात करें, टेम्परेचर किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है कि नहीं, तो वी विल डिस्कस कि कैसे करता है। प्रेशर किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, वी विल डिस्कस कि कैसे करता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में कि कैसे करता है। यानी कि ओवरऑल सटीक डेफिनेशन क्या बना कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द मेनली थ्री थिंग्स। नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, पक्का? और नंबर 3, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पीछे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है जिसमें आपने कुछ फैक्टर्स को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? इतना तो जानते हो कि टेम्परेचर से रेट पर प्रभाव पड़ता है, पक्का ना? ये भी जानते हो प्रेशर से रेट पे प्रभाव पड़ता है, ये भी जानते हो कैटलिस्ट से रेट पे प्रभाव पड़ता है, और भी कई फैक्टर्स होंगे, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम मेनली अभी इनिशियल लेवल पे ये जानेंगे कि वो सारे फैक्टर्स भी हमको कंसीडर करना है जो किसी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बातें समझ में आएंगी। नोट भी कर दिया आपने? ठीक है। अब जरा देखो लावण्या, आगे क्या लिखा है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रेट के बिहाफ पर 3 प्रकार की होती हैं। किसके बिहाफ पे? 3 प्रकार की। सबसे पहला रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन। पहला कौन है? वेरी, मन से सुन रहे हो बातों को? वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन बच्चों जो खूब तेजी से हो जाती हैं, बहुत जल्दी से हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बेस में, क्या बोला मैंने? अगर आप किसी बेस में किसी एसिड को डाल देते हैं, जैसे कि मान लो जोया मैंने NaOH ले लिया, इसमें मैंने HCl को डाल दिया, तो ये क्या बना देता है? ये टेबल सॉल्ट है, हम लोग इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। बोलो, अब ये रिएक्शन आप 8वीं क्लास से पढ़ते आते हो, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? इसके होने में कितना समय लगता है मालूम है आपको? इसके होने में लगता है 10⁻⁻⁹ नैनो सेकेंड। कितना लगता है? अब जरा इसे सेकंड में बदलो, तो 1 सेकंड में, 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है कि नहीं हो जाता है? तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁹ सेकंड इंटू, या ऐसे लिख दो, वेट, अगर इसको तुम सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो? 10⁻⁹ इंटू 1 नैनो सेकंड लिख सकते हो। यू नो अबाउट 1 नैनो सेकंड, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकंड। ये कितना आ गया? 10⁻⁻18 सेकंड। इतनी देर में कंप्लीट हो जाता है। 10⁻18 सेकंड मतलब समझे? सेकंड का 10⁻18वां हिस्सा, मतलब पलक झपकने में भी कुछ तो समय लग रहा है। पलक झप विद इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आपके आंख के पलक के झपकने से भी पहले रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन है? ठीक है। और आप जानते होंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। अगर हम BaCl2 का रिएक्शन H2SO4 से करा दें तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिलता है कि नहीं मिलता है?
साथ साथ 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा, गाड़ के हाँ कह दो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ये सब बहुत तेजी से होते हैं। कैसे होते हैं? और जो भी रिएक्शन बहुत तेजी से होगा उस पर केमिकल काइनेटिक्स का कोई रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सीसी स्टैंड्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर रहना, बिल्कुल विजनरीज की तरह वर्क करना। दूसरा रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? अब वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या लोहे के टुकड़े को बाहर फेंक देते हो, 5 बजे फेंके 5:10 में रस्टिंग लग जाता है? रस्टिंग एक लंबा समय लेता है। बोलो, मतलब थोड़ा सा टाइम टेक करता है कि नहीं करता है? तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। या जैसे वेरी स्लो रिएक्शन में मैं यही लिख देता हूँ, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, इनका आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करना। क्या करना? अगर ये रिएक्शन बहुत तेज होती तो हमारे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रोज वो रिएक्ट करके बारिश करते रहते, तुम चल के आते रोज भीगे रहते। या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती इन्वायरमेंट में, लेकिन ह्यूमिडिटी होती तो है बट बहुत कम। ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत कम होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ऐसे कर दिया, हाथ भीग गया, शर्ट भीग गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिएक्शन की रेट क्या है? काफी स्लो होती है। अब इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बताऊं क्या? इसी रिएक्शन को जो बच्चों बहुत धीरे से होती है, वैज्ञानिक ने इसी को हाई प्रेशर पे रखा और इसमें टंगस्टन डाल दिया। क्या डाल दिया? और विस्फोट हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करने लगे ये सब। तब वैज्ञानिकों को पहली बार जीवन में पता लगा कि बाहरी सब्सटेंसेस भी किसी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। जो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही थी वही एक एक्सटर्नल एलिमेंट टंगस्टन के प्रेजेंस में कैसे होने लगा? बहुत तेजी से होने लगा। तब उनको पता लगा कि बाहरी चीजें भी किसी रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकती हैं, और वहां से कॉन्सेप्ट जन्म लिया किसका? कैटलिस्ट का। किसका जन्म लिया? कैटलिस्ट। ये रिएक्शन है जिसने कैटलिस्ट के कॉन्सेप्ट को पैदा किया। समझे क्या? ठीक है, तो आप अभी इतना ही जानते रहिए। दिस इज नोन एज अ वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन and reaction of hydrogen with oxygen and the formation of water. These reactions are very slow. इन पर भी केमिकल काइनेटिक्स के कोई रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते। ना तो हम केमिकल काइनेटिक्स में जो भी कुछ सीखेंगे उसे वेरी फास्ट रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम केमिकल काइनेटिक्स में जो भी कुछ सीखेंगे उसे हम वेरी स्लो रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। हम जो भी कुछ सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? मॉडरेट रेट रिएक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है हमारा? मॉडरेट। क्या है? मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन क्या है? ना तो रेट बहुत और ना ही वो रेट बहुत, उसको अपन क्या बोल देते हैं? मॉडरेट रेट। ठीक है, मॉडरेट रेट रिएक्शन में आता है जैसे मान लो H2 का I2 से रिएक्ट करके HI का बनाना, N2 का O2 से रिएक्ट करके NO का बनाना, N2 का H2 से रिएक्ट करके अमोनिया का बना देना। बोलो हाँ। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम? मॉडरेट रेट। तो होल सोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल ऑन ओनली एंड ओनली moderate rate reaction. The concept of chemical kinetics cannot be applicable on very fast reaction as well as very slow reaction. Is that clear? ठीक है, तो लिखिएगा आगे। सरकारों एकदम पीछे ही भागते हो तुम लोग बैठने, वहां से थोड़ा मॉनिटरिंग कम हो पाता होगा ना। ओम, क्या नाम है ओम का? ओम का क्या सरनेम है? कहाँ भाग जाता है तू? ओम भाई ने कल मुझे मैसेज किया था कि आपका स्टेट बोर्ड है क्या? अरे कोई भी बोर्ड हो, जब हमने पढ़ा दिया तो क्या उखाड़ लेगा, टेंशन फ्री रहो। किस मैथ भी है क्या तुम्हारा?
ये आजकल फैशन चलने लगा, हमारे टाइम पे तो ऐसा था ही नहीं, या तो बायो या तो मैथ। खैर अच्छी बात है। वैसे आप बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, बाल बांका नहीं कर पाएगा आपका, चाहे स्टेट बोर्ड होगा, चाहे सीबीएसई, चाहे कुछ और, जो पढ़ाएंगे सब कुछ उसकी सीमा रेखा के भीतर होगा, उसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, लिखिएगा कि on the behalf of rate, reaction is classified into three different categories. On the behalf of rate, reaction is classified into three on the behalf of rate, reaction is classified into three different categories. Number one, very fast reaction. Number one वेरी फास्ट रिएक्शन, उसमें एग्जाम्पल लिख दीजिए। वेरी फास्ट रिएक्शन में एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये तो मैं टीचर हूं, मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैंने बता दिया, सुन लो। लिख भी, वेरी फास्ट रिएक्शन में सबसे पहले लिख देना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिख देना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीटेड विद इन 10 रेज टू द पावर -9 नैनोसेकेंड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीटेड, बोलो सरकार, विद इन 10 रेज टू द पावर -9 नैनोसेकेंड। ऑलमोस्ट, बट समय इतना जान लो बहुत कम होता है। लिख दिया सरकार। दूसरा लिख दीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें लिख देना, अब मुझे इसका समय तो नहीं याद है, बट इसमें भी समय जो है बहुत कम लगता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लेस टाइम। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें भी लिख देना, इट ऑल्सो रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम। BaCl2 react with H2SO4 and it gives the precipitation of BaSO4 by the formation of 2 mole of hydrogen fluoride. अमन भाई की जय हो गया? ठीक है। लिख दिया सबने इतना? ठीक है, स्टार लगा के लिखिएगा। Concept of chemical kinetics is not applicable on very fast reaction. जो भी कुछ हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे वो वेरी फास्ट रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। Concept of chemical kinetics is not applicable on very fast reaction. लिख दिया इतना आपने? दूसरा लिखिएगा वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन बच्चों कौन सा है? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में लिखिएगा एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन
second one is reaction of hydrogen with oxygen and formation of water. Rusting of iron. Second reaction is what? Reaction of hydrogen with oxygen. इसको चाहे तो रिएक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए. This is the very slow reaction. हो गया? ठीक है. तीसरा लिखिए, स्टार लगा के लिख दीजिएगा. कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन. Concept of chemical kinetics is also not applicable on, bolo, very slow reaction. The concept of chemical kinetics is also not applicable on very slow reaction. Third point लिखिएगा, moderate rate reaction. थर्ड पॉइंट क्या है? मॉडरेट रेट रिएक्शन. इसमें लिखिएगा रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन द वेरी स्लो रिएक्शन. रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन. रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन and lesser than the rate of very fast reaction. The rate of this reaction is greater than the rate of very slow reaction and lesser than the rate of very fast reaction. एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन का आयोडीन से रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO का फॉर्मेशन, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन, जैसे PCl3 का क्लोरीन से रिएक्ट करके PCl5 का फॉर्मेशन. ये आरुषि, ये देखो, ये लिखा हुआ है. हाइड्रोजन का आयोडीन से रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन, PCl3 का Cl2 से रिएक्ट करके PCl5 का फॉर्मेशन. ऐसी बहुत सारी कॉमन रिएक्शन. ठीक है, हो गया. स्टार लगा के लिख दीजिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल ऑन दिस रिएक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल ऑन दिस रिएक्शन. जो हम केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे वो इन्हीं रिएक्शंस पे अप्लाई होगी. ठीक है सरकार. अब इधर देखिए, आगे आपको हेडिंग लिखा मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. किसके बारे में? तो जरा देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे है, कितने तरह का रेट हमको पढ़ना है. तो मुख्य रूप से हमको दो तरीके का रेट जानना होता है. एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. क्या क्या? तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो उसका मतलब एवरेज रेट से ही होगा. अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुआ तो वो हमको स्पेसिफाई करेगा. तो सिंपली सुन लीजिए, जब भी कभी वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन तो उसका सिंपल मतलब किससे रहता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. दोनों में अंतर क्या है, वन बाय वन करके मैं समझाता हूं. देखिए, अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें R से P बनता है. क्या बोला मैंने? तो किसी भी रिएक्शन में समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है? कम होता है. और समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? बढ़ता है. यही तो दुनिया के सारे केमिकल रिएक्शन में होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो जरा देखें, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं?
तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ही होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन या इसे ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है देखो प्लस माइनस डीसी बाई डीटी से। किससे? समझाता हूं, इधर देखो dt की वैल्यू, dt यानी चेंज इन टाइम है। अगर dt की वैल्यू मैं कितना कर दूं, या इसी को ऐसे भी लिखा रहता है डेल c अपॉन डेल t। समझे कि नहीं समझे? d का मतलब होता है कि चेंज काफी छोटा है, और डेल का मतलब होता है चेंज छोटा तो है लेकिन थोड़ा बड़ा है। इस बात को जरा समझो। जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम 0.001 रुपीज सालाना है, तो ये क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया कि नहीं हो गया? मेरी इनकम 5,000 रुपए सालाना है, तो ये भी तो छोटा है। लेकिन इन दोनों छोटे में 5,000.001 रुपए से क्या है? काफी बड़ा। तो डेल का भी मतलब छोटा होता है, डी का भी मतलब छोटा होता है। डी का मतलब काफी छोटा होता है और डेल का मतलब छोटा होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। बोलो। बिल्कुल कन्विंसिंग फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि ये लॉजिकल सी बात नहीं है। हाँ या ना? ठीक है। अब जरा आगे की तरफ, नहीं समझा क्या? कि छोटा छोटा ही दिमाग में चल गया। ठीक है, इधर देखें, अगर dt या डेल t की वैल्यू कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए। क्या हो जाए? 1 सेकेंड। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अपन डीसी, और इसको क्या कह दें? प्लस माइनस डेल सी कह दे। बोलो हाँ। तो गौर से देखना, चेंज, अगर यहाँ प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है कि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्या मतलब है प्लस का? समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब कोई चीज बढ़ता है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? और जब कोई चीज घटता है तो उसके लिए कैसा साइन लेते हैं? तो पॉजिटिव साइन हमको क्या शो कर रहा है? अगर कहीं लिखा है प्लस डीसी, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है। और अगर कहीं लिखा है माइनस ऑफ डीसी, क्या लिखा है? तो माइनस ऑफ डीसी किसके बारे में बात कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूं आदित्य भाई, तो समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? क्या होता है? दुनिया के किसी भी रिएक्शन में जब समय दोगे तो रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो कम के लिए कैसा साइन दिखाते हो? पक्का ना? तो यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा जाता है वो डिनोट करता है कि वी आर एक्सप्रेसिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और वी आर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पॉजिटिव साइन हमें शो करता है कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और नेगेटिव साइन हमें शो करता है कि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो जरा देखिएगा, इसका हम क्या डेफिनेशन बना देंगे? रेट किसके बराबर आ गया? अगर मैं साइलेंटली बात करूं, प्लस माइनस डीसी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो डीसी इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ना। आवाज नहीं आई? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? जरा गौर पूर्वक देखना। चेंज इन द, क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने? कब? विद इन यूनिट टाइम डिफरेंस। जब हमने समय कितना दिया है? 1 सेकेंड। तो यहां क्या लिख दूंगा? विद इन यूनिट टाइम डिफरेंस। या ऐसा नहीं बोलना चाहते हो तो कह सकते हो विद इन 1 सेकेंड। वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और change in the concentration of reactant within 1 second या within unit time difference is called rate of reaction. यानी rate of reaction is the change in the concentration of product or change in the concentration of reactant within unit time difference. हाँ या ना?
रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन यूनिट टाइम डिफरेंस। हाँ या ना? पक्का? डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए। समय के साथ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में प्रति सेकंड सेजल जी जितना चेंज होता है वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये कन्विंसिंग फैक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप लिखिएगा आर गिव्स पी, आर गिव्स पी, उसमें लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू प्लस माइनस डीसी बाई डी टी। एक और बारीक बात बता दूं यहीं, चलो यहीं बता देता हूं अनीस भाई। जब चेंज इन टाइम डिफरेंस बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए तो तब उसी रेट को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जब चेंज इन टाइम डिफरेंस थोड़ा सा छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? जैसे अभी बता, जैसे बहुत बहुत गौर से सुनना, जैसे जब किसी रिएक्शन को जो समय दे रही हो तुम वो अति सूक्ष्म हो, बहुत ही छोटा हो, तो जो रेट होता है उसको क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन को जो समय दे रही हो वो छोटा तो हो बट अति छोटा ना हो तो जो रेट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट कर लो। अभी आगे बढ़ाएंगे, अभी इतना नोट कर लो जो लिखा है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों किसके किस रेट में आता है? मॉडरेट में आता है। अगर dt और del t 1 सेकेंड हो जाए तो क्या लिखोगे बाबूजी? रेट किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस डीसी और डेल सी। प्लस डीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है। माइनस डीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो समय के साथ घटता है। हाँ भाई, पक्का ना? बीच से कोई गायब मत होना। कंप्लीट यूनिट को पूरी तरीके से सेजल और दोनों सेजल और कौन गायब होता है? और तुम खिलाड़ी लोग जो बीच से गायब हो जाओगे तो फिर यूनिट में रस नहीं बचेगा। इतना हो गया क्या? ठीक है, अब अपने आप डेफिनेशन लिख दो। क्या लिखोगे? रेट किसके बराबर आया आपका? अगर हमने समय दे दिया 1 सेकेंड तो प्लस माइनस डीसी के बराबर आया कि नहीं? तो क्या लिख दोगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और जोया चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन यूनिट टाइम डिफरेंस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका अगर फीलिंग वाला मीनिंग चाहो तो 1 सेकेंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना बदलाव होता है वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। कहो कह रहा हूं, रिपीट करूं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और change in the concentration of reactant within unit time difference is called rate of reaction. Within unit time difference is called rate of reaction. भैया हो गया? ठीक है, अब रुकना जरा। मान लीजिए सरकारों कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A का A मोल B के B मोल से रिएक्ट करता है और C का C मोल और D का D मोल दे देता है। तो हमारे पास कुछ
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होंगी जिनको हमें थियरी पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे जब क्वेश्चन में उसको अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा समस्या ना हो। साथ ही साथ लिखते चलें। जैसे मान लीजिए कि हमसे सबसे पहले कहता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या हमसे कहेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। दो शब्द यूज करता है, डिसअपीयरेंस या डिकम्पोजिशन। तो जैसे हमसे कहेगा रेट ऑफ, क्या कहेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहेगा, या हमसे कहेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, समझ लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कहेगा। दो शब्द यूज करता है कि किस, इसका दोनों का मतलब है कि किस रेट से ए टूट रहा है। और डिटेल में जाएं तो इसका मतलब है कि प्रति सेकंड कितना ए टूट करके प्रोडक्ट बना रहा है। समझे क्या? आवाज नहीं आई। तो ए हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा सेम यूज हो सकता है बी के लिए, क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एज वेल एज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी। दोनों का सेम मतलब है। ये क्या हो जाएगा जरा बताना, सब लोग इन्वॉल्व रहो। माइनस डी बी बाई डी डी। अब देखो, ऐसे ही समय के साथ रिएक्टेंट टूटता है, ये तो हर कोई जानता है, और ये भी हर कोई जानता है कि समय के साथ प्रोडक्ट बनता है, हाँ या ना? तो सी और डी के लिए क्या शब्द यूज होंगे? देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या? ऑफ सी, या इसी को कैसे बोल सकता है वो? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बोलो हाँ। दोनों का मतलब क्या है कि किस रेट से सी बनेगा। बोलो हाँ। सी इज द प्रोडक्ट। जैसे जैसे सरकार समय देंगे वैसे वैसे सी के अमाउंट में इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, बढ़ेगा। बोलो हाँ। क्योंकि समय के साथ दुनिया की सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ता है। तो इसके लिए कैसा साइन यूज करेंगे? प्लस डी सी बाई डी टी। कहो हाँ। और सेम यूज हो जाएगा किसके लिए? डी के लिए। किसके लिए? डी के लिए क्या होगा जरा बोल के बता दो। रेट, वेरी नाइस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, या इसी को क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू प्लस डी डी बाई डी। दे आर द इंडिविजुअल रेट। ये इंडिविजुअल रेट है, यानी कि ए किस रेट से टूट रहा है। यहां पर रिएक्शन के रेट की कोई बात, दे आर द इंडिविजुअल रेट। किस रेट से ए टूट रहा है, किस रेट से बी टूट रहा है, किस रेट से सी बन रहा है, किस रेट से डी बन रहा है। अब आगे जरा देखना भैया मेरे, आगे अगर मैं आपसे फिर से यही रिएक्शन लिखूं और मैं कह दूं, और मैं आपसे क्या कह दूं? मैं आपसे कह दूं भैया कि ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल देता है। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब तक बांकासुर क्या जानना चाह रहा था? इंडिविजुअल रेट के बारे में। किसके बारे में? अब क्या जानना चाहता हूं? There is a big difference between individual rate and rate of reaction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको पूछना चाहिए सर जी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम। तो जरा देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक बात समझा देता हूं। मान लो दर्शना की लंबाई में क्लासरूम में नापूं, बाहर रोड पे खड़ा होके नापूं, ऑफिस में ले जाके नापूं, बोलो, कार पे चढ़ा के ले जाके नापूं इनकी हाइट, तो क्या इनकी हाइट बदल जाएगी? अब ये मत कहें हाँ सर कार पे चढ़ा देंगे बड़ी हो जाएगी। अबे मैं इनकी हाइट की बात कर रहा हूँ, इनकी हाइट नापेंगे, कार की हाइट को इंक्लूड करके नहीं नापेंगे।
तो इनकी जो इंडिविजुअल हाइट है, चाहे यहाँ हम क्लासरूम में नापे, चाहे रोड पे खड़ा करके नापे, चाहे इनको हम जो है ऑफिस में ले जाके नापे, चाहे इनको मैं कार पे खड़ा करके नापूं, चाहे जो कर दूं, इनकी हाइट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि एक ही इंसान की हाइट जगह बदल देने से बदल, तो एक ही रिएक्शन का रेट स्पीसीज बदल देने से बदल नहीं जाएगा। चाहे उसको ए के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे उसको बी के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे उसको सी के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे उसको डी के रिस्पेक्ट में निकालो, क्या एक ही रिएक्शन का अलग अलग रेट आएगा? तब तो इननेचुरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा देखना। रेट ऑफ रिएक्शन होता है इंडिविजुअल रेट में किससे डिवाइड कर दो? करेस्पॉन्डिंग मोलर कोफिशिएंट से। क्या बोला? तो जरा देखो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए क्या था? माइनस डी ए बाई। दिस इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। समझे क्या? ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसके करस्पॉन्डिंग मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ या ना? अगर मैं इसी रिएक्शन के रेट को किसके टर्म में लिखना चाहूं? बी के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंडिविजुअल रेट and I'm interested about the rate of reaction. What is the relation between rate of reaction and individual rate? Divide the individual rate with respect to their own molar coefficient, then it will convert into the rate of reaction. Similarly for C, C के लिए कैसा साइन होगा? प्लस dc by dt. But my dear, this is not the rate of reaction. This is the rate of formation of C, or we can say that this is the appearance या individual rate or appearance of C. बोलो हाँ. Now we have to convert this individual rate into rate of reaction. Divide this particular value by their original molar coefficient. So it will convert into the rate of reaction. ऐसे ही plus dd by dt is the rate of formation of D, but it is not the rate of reaction. If you want to convert individual rates into rate of reaction, then you have to divide individual rate with their original molar coefficient. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया? D से। तो dA by dt डिवाइडेड बाई A रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है इसी रिएक्शन का। dB by dt डिवाइडेड बाई B रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है इसी रिएक्शन का। dC by dt डिवाइडेड बाई C रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है इसी रिएक्शन का। dd by dt डिवाइडेड बाई D रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है इसी रिएक्शन का। तो ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर होंगी कि नहीं? क्योंकि एक ही रिएक्शन का रेट कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, चाहे वो A के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे B के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे C के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे D के रिस्पेक्ट में निकालो। तो मैं अगर और डिटेल में घुसना चाहूं तो मैं तुमसे कह सकता हूं दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू A. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू A. इट इज विद रिस्पेक्ट टू A. ओके, विद रिस्पेक्ट टू A. This is also rate of reaction. It is what? With respect to B. This is also rate of reaction with respect to C. ठीक है? With respect to C. This is also rate of reaction with respect to D. तो किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालें एक ही रिएक्शन। जिस तरह से दर्शना की लंबाई अलग अलग नापने पर अलग अलग नहीं आ रही थी, उसी तरह से एक ही रिएक्शन का रेट अलग अलग चीजों के रिस्पेक्ट में निकालने पे भी एक ही आएगा। इसलिए ये सारी वैल्यूज आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पक्का? ठीक है, तो आप नोट करना शुरू करें यहां से। We should know the differences between individual rates and rate of reaction. समझ में तो आया होगा ना? अभी ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अरे जी पानी वानी रखी हो, कुछ मिलाई तो नहीं हो?
नहीं तो सोची होगी आज काम तमाम कर दूंगी सर का, आए हैं बड़ा पढ़ाने। पार्थ भाई नोट कर डालो। अनिश बाबू कुछ सोच रहे हैं, बताइए। अनादि क्लियर है बेटा? लवकर लिहा, लवकर। आपल्याकडे टाइम कम आहे, कमी आहे। लवकर लिहा, आपल्याकडे टाइम कमी आहे। वेळ? अच्छा अच्छा, वेळ लागेल लोग बोलते तो मुझे लगता था कि देर हो जाएगी, उसका मतलब है वेळ लागे मतलब टाइम लगेगा ना। ओके ओके, न्यान आज लिख दोगे बेटा शाम तक? ओके, आगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगला रेट ऑफ रिएक्शन, इसको फिर से लिखना, ऐसे लिखना, देखो रिएक्शन फिर से लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। लिखिएगा इफ इंडिविजुअल रेट्स आर डिवाइडेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग मोलर कोफिशिएंट्स, if individual rates are divided by their corresponding, if individual rates are divided by their corresponding molar coefficient, if individual rates are divided by their corresponding molar coefficient, then they are converted into rate of reaction. If individual rates are divided by their corresponding molar coefficient, then they are converted into rate of reaction. ठीक है, उसके बाद इसको लिख देना। लिखने का काम थोड़ा जल्दी करें बेटा। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन किसके, थोड़ा सुंदर सा लिखना अच्छे से, ठीक है। कुछ लोग कॉपी में ऐसे लिख लेते हैं, बाद में खुद ही ना समझ पाए कि क्या लिखे हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जो भी कुछ हमने थ्योरेटिकल हिस्सा पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 2 मोल NO है जो 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन और वाटर बना रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें कहता है कि द रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वे। रेट एक्सप्रेशन हमको इस तरह से दिया हुआ है, देखिए कि डी N2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, K1 NO इंटू H2 DH2 अपॉन dt, K2 NOH2 माइनस डी NO अपॉन dt, K3 NOH2 और माइनस DH2 अपॉन dt इक्वल्स टू K4 NOH2। यानी कि
जो भी डेटा हमको दिया हुआ है वो सबके सब क्या है, इंडिविजुअल रेट है, ठीक है। हमें कह रहा है कि रिलेशन डेवलप करो K1 K2 K3 K4 के बीच में। इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंडिविजुअल रेट में करस्पॉन्डिंग मोलर कोफिशिएंट से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। इंडिविजुअल रेट की बात करें तो अगर हम -dNO/dt लिखते हैं तो इसका जो मोलर कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, इसका मोलर कोफिशिएंट बराबर है किसके, 2 के, तो 1/2 कर दिया, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ लिखना चाहें सपोज हाइड्रोजन के, तो इट विल बी इक्वल्स टू -dH2/dt, and again we will divide this particular individual rate by their corresponding molar coefficient which is nothing but 2, and then it will converted into the rate of reaction। और हम जानते हैं कि एक ही रिएक्शन का रेट चाहे किसी रिएक्टेंट के टर्म में निकाला जाए और चाहे किसी प्रोडक्ट के टर्म में निकाला जाए, वो हमेशा सेम होता है। आगे हम लोग बात करेंगे किसका, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, तो dN2/dt, द मोलर कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1, और जिसका भी मोलर कोफिशिएंट 1 होता है उसमें जो भी कुछ होगा इंडिविजुअल रेट वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। आगे अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 dH2O/dt। अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, हमारे पास -dNO/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए गौर से, K1 × NO × H2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 dH2/dt भी हमको दिया है, सॉरी ये हमारा dNO/dt जो है वो K3 × NO × H2, dH2/dt कितना दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है किसके बराबर, K4 × NO × H2 के बराबर। और अगर हम बात करें dN2/dt की, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, K1 × NO × H2 के बराबर। एंड पैरेलली अगर हम बात करते हैं किसके, dH2/dt के, तो ये हमारा दिया हुआ है dH2O/dt, ये हमारा दिया हुआ है कितना, ये हमारा दिया हुआ है K2/2 × NO × H2 के बराबर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -dNO/dt कितना दिया हुआ है, K3, ठीक है, -dH2/dt कितना दिया हुआ है, इट्स K4, ओके, हाँ एवरीथिंग इज फाइन। अगर हम इसमें देखें तो ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कट कर देंगे, कट कर देंगे तो हमारे पास जो आगे तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, K3/2 इज इक्वल्स टू K4/2 इज इक्वल्स टू K1 इज इक्वल्स टू K2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K3 बराबर हो जाएगा K3 बराबर हो जाएगा किसके, K3 बराबर हो जाएगा K4 के, और हमारा जो K1 है वो बराबर हो जाएगा 2K1 के, और ये बराबर हो जाएगा K2 के, यानी K3 इक्वल्स टू K4 और इक्वल्स टू 2K1 एंड इक्वल्स टू K2। तो ये 2K1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो K2 K3 K4 बराबर है, K2 बराबर है, K3 बराबर, K4 बराबर, और ये किसके बराबर है फाइनली, दे आर इक्वल्स टू 2K1। सो वी कैन से दैट कि सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगर बच्चों हम आगे चलें और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो हमसे कहता है कि इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से जो नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में किया जाता है उसमें हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमसे कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन वाज एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, एंड इट इज गिवन 40 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहता है इफ देयर आर नो साइड रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन एज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ओके लिसन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के टर्म में निकालें तो हम लिखेंगे +DNH3
अपॉन dt and is divided by 1/2 is equals to 1/3 dH2 upon dt. Here minus sign is taken because we are considering the reactant. आगे अगर हम लोग देखें तो हमसे कहता है कि जो अमोनिया का रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 × 10⁻³ तो हमें हाइड्रोजन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस कंप्लीट वैल्यू। जल्दबाजी में बैठा बच्चा dH2/dt निकाल देगा, बट इट इज नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द individual rate of hydrogen, means it is the rate of decomposition of hydrogen. If we are talking about the rate of reaction, then we have to consider this complete value. So this complete value is equals to 20 × 10⁻³ means B is the right answer. काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा जल्दबाजी में यही गलती करता है। आगे जरा देखें, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है which of the following is the fastest reaction। देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना और कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना, ये लकली नहीं डिसाइड होता है। ये पहले नीट के सिलेबस में था, अब तो नीट के सिलेबस से बाहर हो गया। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन जेई के सिलेबस में अभी भी है वो, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम से ये हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ही इट इज ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन भी उतना बेस्ट तरीके से फेवर होगा। तो इन ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4 वी आर सीइंग दैट इन केस ऑफ फोर्थ ऑप्शन द टेम्परेचर इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई हियर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी मैक्सिमम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा का ये कम टेम्परेचर पे फेवर होता है, ये हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है। आगे बात करते हैं अगर हम अगले रिएक्शन की, तो हमें कहता है कि फॉर अ रिएक्शन हाफ मोल ऑफ ए इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ बी, इट्स ओके। आगे कहता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इट्स ओके, लिसन, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो मैं जानता हूं इन टर्म्स ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt and is again divided by 1/2. We have to divide this value with corresponding molar coefficient. Corresponding molar coefficient is 1/2. That's why here we are dividing by 1/2 and is equals to 1/2 plus dB/dt. Positive sign is representing that it is the product and negative sign is representing that it is a reactant. अब देखिए जरा, कहता है rate of disappearance of A। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × -dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2 dB/dt। हमसे कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यानी कि इस इतने पर्टिकुलर की बात कर रहा है वो हमसे, इतने की, तो -dA/dt ये बराबर हो जाएगा 1/4 dB/dt। तो देख लें कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है, वही करेक्ट है। तो अगर हम लोग गौरपूर्वक देखें तो -dA/dt इसको 1/4 dB/dt इसको सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। यहां से हमने चौथे क्वेश्चन को भी फोड़ दिया। आगे पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए। पांचवें क्वेश्चन में कहता है फॉर द रिएक्शन H2 + I2 gives 2HI द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो -dH2/dt is equals to -di2/dt is equals to 1/2 plus dH2/dt। ठीक है, वहां d की जगह डेल लिखा हुआ है, इट्स ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं del H2/del T with negative sign और minus del I2/del T with negative sign यहाँ plus del HI/del T divided by 2। तो which one is the correct answer? I think first one is the correct answer. First one is the correct answer. हाँ ठीक है, माइनस माइनस ठीक है, इट्स ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे। और याद रखिए,
अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमेशा समय कम पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, अगर आप एक ऑन एंड ऑन एवरेज डेटा निकाल लो तो आप पाओगे कि लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नीट और जेई के एग्जाम में सिलेक्शन भर का आता रहता है, बट टाइम बाउंडेड परफॉर्मेंस उनका नहीं हो पाता है। कारण क्योंकि कभी टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपने टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप टाइम बाउंडेड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे सरकार, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको पूरी नियति के साथ जुट करके क्वेश्चन करना है, पूरा एकदम पूरा फुल इफिशियंसी का यूज करके, फुल पोटेंशियल का यूज करके आपको क्वेश्चंस को करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है, अच्छे बच्चे भी इसको गलत कर सकते हैं। क्या है जरा देखिए, हमसे कहता है बच्चों कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है कितना, 3 × 10⁻³ मिनट का इनवर्स। यही सबसे खतरनाक चीज है। आगे हमसे कहता है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, H2O2 का कंसंट्रेशन क्या हो कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखिए रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ा रखा है, उसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे भी डली हुई है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने बना रखा है, बहुत मेहनत करके भी बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो मजा आएगा। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहां से ऐसा लिखते हैं तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K × H2O2 का पावर 2 हो जाएगा। ओके, आगे जरा देखिए, हमसे कहता है रेट की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड है, और K की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ मिनट इनवर्स यानी अपॉन मिनट है। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पूछ रहा है। कोई भी फंस जाएगा यहाँ अगर जल्दबाजी में बैठा है। देखो रेट दिया है हमारा मोलर पर सेकेंड में और रेट कांस्टेंट मिनट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द मिनट इनटू सेकेंड, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड का अपॉन में सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, H2O2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 दूनी 6, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का स्क्वायर। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 के बराबर आएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको 2 × 2 4 कर दें, 10⁻⁴ -4 से -4 कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा। अब हम इसका रूट ले लेंगे, तो अगर हम रूट ले देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ये बराबर हो जाएगा 2 के। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, गौर से देख लीजिए, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसमें अगर आपने यूनिट कन्वर्जन पे फोकस नहीं किया तो फट से गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, A gas + 3B gas gives 2C gas। इट्स ओके, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB/dt। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जरा देखें, रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर हो जाएगा, -dA/dt। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 dB/dt के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको दिया है 3 × 10⁻⁻3, ये हो गया 1/3, ये हो गया dB/dt। क्वेश्चन में अगर गौर पूर्वक देखेंगे तो -dB/dt हमसे पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9 × 10⁻³ इज द राइट आंसर। वेयर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये रिएक्शन दिया है, अगर कैमरे में क्लियर ना हो तो लिख देता हूं, रिएक्शन इज 2SO2 + O2 देता है क्या, 2SO3। ये है, ये पूरा ये है। कहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इन द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इतना मेजर किया गया, द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SO3। तो इसमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है, किसी भी
रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के भी टर्म में निकालो, एक ही रिएक्शन का रेट चाहे आप ऑक्सीजन के टर्म में निकालो चाहे SO3 के टर्म में निकालो, वो कभी बदलेगा नहीं। तो यही सेम आंसर होगा 3 × 10⁻⁴। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन के बजाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछता तब बदल जाता, बट वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO3। देखो मैं अच्छे से बता देता हूं, अगर हम यहां देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -DO2/dt = 1/2 DSO3/d2 हो जाएगा। हियर पॉजिटिव साइन इज टेकन। इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁴, तो ये 1/2 DSO3/dt है। अब जरा बच्चों गौरपूर्वक देखना, ये कंप्लीट वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। अगर हमसे पूछता रेट ऑफ रिएक्शन के बजाय कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 सपोज, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना हो जाता है, DSO3/dt। ये किसके बराबर हो जाता है, 3 × 2 × 10⁻⁴, यानी 6 × 10⁻⁴। देखो कहीं कहीं दिया होगा, ये देखो ये दिया है, जल्दबाजी में बैठा बच्चा आंसर बी कर देगा, बट एक्चुअली द परफेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज इन द क्वेश्चन it is interested in rate of reaction, not individual rate, that's why। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं किसकी, 9 की। 9 में कहता है 3a gives 2b, then the rate of reaction of dB/dt is expressed as, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, -1/3 dA/dt, ये बराबर किसके हो जाएगा, +1/2 dB/dt। तो dB/dt ये किसके बराबर हो जाएगा, -2/3 dA/dt के। Which one is the correct answer? C is the correct answer. Next question is question number 10, कहता है कि the reduction of peroxydisulfate ion, ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर क्लियर ना हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, S2O8 पे -2, ये 3I- से रिएक्ट करके 2SO4 पे -2 और I3- बना रहा है, ठीक है। कह रहा है इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I-, अगर I- का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। ओके, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोडाइड आयन तो क्या हो जाएगा, 1/3 -DI- और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन सल्फेट के टर्म में लिखते हैं तो 1/2 DSO4 पे -2/dt हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में 1/3 इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है 9/2 × 10⁻⁻3, 1/2 DSO4/dt, यहाँ माइनस साइन। अगर क्वेश्चन को गौरपूर्वक पढ़िए तो हमसे पूछ रहा है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, यानी सिर्फ इतना पूछ रहा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 9 ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, DSO4 पे -2/dt के बराबर हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर ध्यान से हम लोग देखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन is equals to how much, 3 × 10⁻⁻3। which one is the correct answer? ऑप्शन नंबर C is the correct answer। आगे चलते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हैं। कहता है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है, N2 + 3H2 देता है क्या, 2NH3 देता है। कहता है अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर of the reactants, the rate of formation of ammonia is 0.001 kg/h, ठीक है। आगे हमसे कहता है द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन इज, आगे हमसे क्या कहता है, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन इज। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमसे कहता है कि ठीक है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों आपस में बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, 1/2 DNH3/dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
1/3 माइनस ऑफ DH2 अपॉन DT। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमको देखो क्या दिया है, हमको कह रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ यानी इंडिविजुअल रेट दिया, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.001 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, आंसर भी किलोग्राम पर आवर में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/3 माइनस DH2 अपॉन DT, तो हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमसे इतनी वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 0.001, दिस इज द परफेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.003 डिवाइड बाई 2 0.00, 2 1 के 2 1 3 2 5 10 0.0015 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम आगे चलें और क्वेश्चन का सिलसिला मेंटेन रखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा कैमरे में, नहीं होगा तो लिख देता हूँ, 2SO2 प्लस O2 देता है 2SO3। ठीक है, इस 10 ग्राम पर सेकेंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में लिखना है, SO3 के टर्म में, ये बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ O2। इसको जरा लिख दो, 1/2 DSO3 अपॉन DT, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/1 DO2 अपॉन DT के, यहाँ माइनस साइन यूज होगा। अब सरकार जरा देखिए इस क्वेश्चन को, तो हमसे कहता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, SO3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको दिया है, तो पुट कर दो, इंडिविजुअल रेट है ये 10 ग्राम दिया हुआ है पर सेकेंड, और माइनस DO2 अपॉन DT हमसे पूछ रहा है, तो 5 आ जाएगा, 5 ग्राम पर सेकेंड इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगले क्वेश्चन में कहता है द रेट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन एज आयरन सॉलिड विथ ऑक्सीजन गैस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, हेट्रोजीनियस यानी कि जिसमें फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, आयरन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा, तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता है, यहाँ 2 से। कहता है कि द रेट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, नंबर 4 क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में ये गैस तो आएगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन भले बना जाए बट ये आएगा, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, अच्छा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाती है जिधर मोल्स घट रहे हों। वैसे भी इस यूनिट पे मैंने ये सब नहीं पढ़ाया है बट पहले पढ़ा रखा है, तो मोल्स किधर घट रहे हैं, फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने फॉरवर्ड चली जाएगी। किस पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करेंगे किसके बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में। हमसे कहता है कि ए गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन, एक हमारे पास हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्या है ये 2A देता है क्या 4B और प्लस C। ठीक है, इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू इंक्रीज बाई 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज। ठीक है, हमसे कहता है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ B is found to increased by 5 into 10 raised to the power -3। तो चलो जरा देखो रेट कैसे लिखेंगे, B के टर्म में 1/4 dB/dt। तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना चेंज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 5 इंटू 10 raised to the power -3 से, कितनी देर में, 10 सेकेंड में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या लिखें, 4 1 जा 4 और डेसिमल लगा दिया, 4 2 जा 8
इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, ये हमको रेट मिल गया। तो कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अबे अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस मानी किस रेट से बी बन रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, यही इतनी वैल्यू हो जाएगी dB/dt, यानी हमें रेट नहीं पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर -4 आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो ये हो जाएगा आंसर। हमसे सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर -4, इतनी वैल्यू। आगे देखें, अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉर द रिएक्शन 2A + 3B गिव्स 4C, द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर कैमरे में दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है। अब जरा देखें बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2 माइनस dA/dt के बराबर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बी के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस dB/dt के। और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस dC/dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू -1/3, नहीं उसमें माइनस नहीं दिया है, तो ये करेक्ट नहीं है। -1/2 dA/dt -1/3, हाँ, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। देखो थर्ड और फोर्थ में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसमें माइनस का साइन नहीं दिया है और इसमें दिया है, तो हमारे एक्चुअल डेटा में तो माइनस का साइन आएगा। दैट्स वाई सी इज रॉन्ग एंड डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, SO2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमको दिया हुआ है, ठीक है, इज इतना ग्राम पर सेकेंड, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। ओके, इधर देखिए, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ SO2 तो ये बराबर होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO3, ठीक है। अब जरा गौरपूर्वक देखते चलिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा 1/2 dSO2/dt विथ नेगेटिव साइन, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 dSO3/dt विथ पॉजिटिव साइन। अब जरा देखिए 1/2, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये जो होता है, ये बड़े बॉक्स के अंदर जो लिखा जाता है वो कंसंट्रेशन लिखा जाता है, और कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, और मोल क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जानते होगे ना, जैसे अगर कहीं लिखा है SO2 तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन यानी मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाय V इन लीटर। मोल्स को क्या लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन V इन लीटर, यानी कि ग्राम पर लीटर अगर हम देखें तो ग्राम पर लीटर अगर, और वॉल्यूम अगर 1 लीटर ले लें तो ये ग्राम हो गया, और dt क्या आ गया सेकेंड, तो ग्राम पर सेकेंड आया, यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ हमको जो दिया हुआ है वो मोल पर सेकेंड में ना दे करके ग्राम पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो ग्राम पर सेकेंड में अगर दिया हुआ है तो हमें इस एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको -d, SO2 को क्या लिख देंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू dt, ठीक है। मोलर मास बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2, 16 दूनी 32 और 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इंटू -d अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन dt। सिमिलरली यहाँ भी 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 16 दूनी
32 16 3 48 48 और 32 8 2 10 और 4 3 7 1 8 80 इंटू 80 और ये किसके बराबर हो जाएगा डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन डी टी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ ज़रा देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये वाली वैल्यू अगर पूछ रहा है तो डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन डी टी, ये सब किसके लिए है SO3 के लिए। किसके बराबर हो जाएगा 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 80 डिवाइड बाई 64 और ये डेटा हमको दिया हुआ है कितना 1.28 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर हम इसको देखें तो 8 28 64 और 8 धामा 80, ठीक है, यानी कि 1.28 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 12.8 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -3। अब यानी कि 1.2 है ना, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने एक नेगेटिव बढ़ा दिया। अब ये कितना आ जाएगा ज़रा देखिए, 10 की पावर -3 के मल्टीपल में आएगा 8 1 के 8 4 12 डेसिमल लगा दिया और 8 6 48 इंटू 10 की पावर -3 मीन्स दिस फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। बहुत टॉप का क्वेश्चन है ये। यहाँ जैसे ही बच्चा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 2 से 2 कट जाएगा और सेम वैल्यू आंसर आ जाएगा 1.28, यानी तुम्हें लगेगा सी करेक्ट है, बट एक्चुअली सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो कब एप्लीकेबल होता है, ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है मोल पर लीटर पर सेकंड के लिए या मोल पर सेकंड के लिए, बट द थिंग्स आर गिवन इन ग्राम पर सेकंड। सो वी हैव टू कन्वर्ट द कंसंट्रेशन फ्रॉम मोल पर सेकंड टू ग्राम पर सेकंड। और वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसमें लीटर लिख नहीं रखा है। आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो जरा dd by dt मोलर कोफिशिएंट 1 है, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। माइनस DA by dt अपॉन 2 ये भी कर रहा है। DC ये गलत है, माइनस DC नहीं होना चाहिए प्लस DC होना चाहिए, और ये भी कर रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में अभी बात नहीं हुई है, इसलिए इसको छोड़ दो। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट दिया है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना देन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ओके, तो रेट क्या हो जाता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट हमको दिया है कितना 2.4 इंटू 10 की पावर -5। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -5। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, 5 से 5 कट गया और ये कितना आ गया 2.4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू N2O5 का स्क्वायर 3 8 24, यानी कि कितना आ गया 0.8 N2O5 का स्क्वायर। अगर हमको तो N2O5 हमारा कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, इसका रूट ले लोगे तो 0.04। 0.8 का रूट कितना आ जाएगा, वही 0.04 इंटू 0.04 करोगे तो नहीं, ये नहीं आएगा, रुको ठीक है रे। देखें यहाँ से N2O5 है, N2O5 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 0.8 के बराबर। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ गलत तो नहीं किया। 2 इंटू 10 की पावर -2.4 इंटू 10 की पावर -5, इट्स ओके 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 ओके। दिस 5 से 5 कट गया। अगर 2.4 डिवाइड 0.8 आ गया तो N2O5 जो होगा वो 0.8 का रूट हो जाएगा, यानी 8/10 का रूट हो जाएगा, ठीक है। 8/10 का रूट लेंगे तो 8 का रूट क्या हो जाएगा 2√2 और 10 का रूट क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू आएगा, यानी कि चलो पूरा निकाल देते हैं। 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन ये 3.3 के आसपास आ जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 चौक 8 और दशमलव डिवाइड बाई 3, यानी कि
0.8 डिवाइड बाई 3 यानी कि लगभग 0.8 ही आएगा ये तो, यानी 0.8 का जो रूट अपन निकालेंगे वो लगभग 0.8 के ही बराबर आएगा। तो 4th इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलो थोड़ा आज लग रहा है एक्सर्शन हो गया है कंटिन्यूअस सुबह से काम करते करते, बट कोई बात नहीं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए कुछ भी किया जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे एज फॉलोज। ठीक है, हमसे कह रहे द रिएक्शन इज, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन सी के सामने प्लस है यानी सी प्रोडक्ट में है, और 2 से डिवाइड है यानी मल्टीप्लिकेशन में 2 है। ठीक है, डी के सामने क्या है, डी के सामने माइनस है 3 है यानी 3D। ठीक है, ए के सामने प्लस है और 4 है यानी 4A, और बी के सामने माइनस है और 1 है यानी कि रिएक्टेंट में होगा, हो गया b प्लस 3D गिव्स 2C प्लस 4A। तो b प्लस 3D गिव्स 2C प्लस 4A, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, तो आगे खेल खत्म होता है। ये हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इन सारे क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से अगर टैकल करेंगे तो 110% एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके पास। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।